तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री वैसे तो एग्ज़ाम के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। यहाँ से आप कभी भी देखेंगे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे तो जैसे अगर हम यूपीएससी की बात करें तो लगभग जैसे 40 प्लस क्वेश्चन वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री में मतलब कि पूरा हिस्ट्री से पूछा जाता है, जिसमें से कि मॉडर्न हिस्ट्री से तकरीबन आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लगभग 15-16 के आसपास मिल सकता है आपको। मॉडर्न हिस्ट्री में जो शुरुआत होता है हमारा, जब लोग मेडावल पढ़ रहे थे तो मेडावल में जो मुगलों के बारे में पढ़े थे, तो जब मुगलों का डिक्लाइन होता है यानी कि मुगलों के पतन के बाद से उसके बाद का जो साम्राज्यवाद का जो यहाँ से जो प्रेरणा देखने को मिल रहा है कि औरंगजेब के माध्यम से या फिर औरंगजेब के जो पुत्रों के माध्यम, उनके जो बेटों के माध्यम से, यहाँ से आप देखेंगे कि बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। तो मुगलों का पतन जब हम देखते हैं, मुगलों का पतन ये माना जाता है औरंगजेब की मृत्यु के साथ, जो कि 1707 में हुआ। देखिए, मुगलों का पतन अगर हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि इससे पहले जब तक औरंगजेब था तो मुगल साम्राज्य काफ़ी बेहतर स्थिति में था। ठीक है, तो अब बेहतर स्थिति में जब तक था तो आप ये कह सकते हैं कि तरह तरह आसपास के जितने भी क्षेत्रीय शक्तियों के साथ भी उनका शक्ति संतुलन बेहतर बना हुआ था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, जो कि 1707 में होती है, उसके बाद जो इनके 3 बेटे हैं, एक पहला बेटा का नाम क्या है, मोहम्मद मुअज्जम, जो कि काबुल में कह सकते हैं एक तरह से राज्यपाल के तौर पे काम कर रहा था। दूसरा है मोहम्मद आजम, जो कहाँ पर था, गुजरात में था। तीसरा है मोहम्मद कामबख्श, जो कि बीजापुर का शासक बना हुआ था। शासक कहने का सेंस क्या, मतलब जब औरंगजेब के टाइम में जो इनका 3 बेटा था, ये तीनों को अलग अलग क्षेत्र में पहले भेजा गया कि शासन करने का पहले आपको एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। देखो, ये आमतौर पर अभी भी होता है और पहले भी ऐसा होता है। आप देखते होंगे कि जब भी कोई यूपीएससी क्लियर करता है तो पहले उसको जिले को संभालने के लिए भेजा जाता है कि पहले आप एक जिला संभालो, जब आप जिला संभालने के लायक हो जाओगे उसके बाद धीरे धीरे आपको देश संभालने के लिए आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी तक के लेवल पर रखा जाता है। तो ये फार्मूला आज कोई नया चीज़ नहीं, ये फार्मूला पहले भी चला करता था। औरंगजेब के टाइम में, मुगलों के टाइम में भी आप देखेंगे, चाहे बात करोगे अशोक के टाइम में भी, जो अशोक के टाइम में भी अशोक को पहले जो है दूसरे क्षेत्र में उसको राज्यपाल के तौर पर रखा गया कि पहले एक क्षेत्र में आप पहले शासन करना सीख लो, छोटा सा क्षेत्र पे, तभी आपको पूरा का पूरा एरिया शासन करने के लिए दिया जाएगा। तो मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श को अलग अलग क्षेत्र में काबुल, गुजरात और बीजापुर में उनको शासन करने के लिए औरंगजेब ने भेजा। ठीक है, तब तक तो मामला ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई तो ये तीनों भाई आपस में उत्तराधिकार की लड़ाई को लेकर के बहुत ही ज़्यादा तनाव में दिखे। मतलब तीनों ही उत्तराधिकार की लड़ाई में आप देखेंगे कि मोहम्मद मुअज्जम जो है मोहम्मद आजम की हत्या कर देते हैं। और ये हत्या कब होता है, 1707 में ही। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अभी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई है और कुछ दिन के बाद ही आप देख रहे हैं कि ये भाई लोग आपस में उत्तराधिकार की लड़ाई के लिए क्या हो जाते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं। तो 1707 जो आगरा में जजाऊ का युद्ध होता है, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जजाऊ का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो औरंगजेब का 2 पुत्र के बीच ही आपस में हुआ। एक का नाम क्या था, मोहम्मद मुअज्जम, और दूसरे का क्या नाम था, मोहम्मद आजम, जो कि गुजरात में था। इस युद्ध में मोहम्मद मुअज्जम ने मोहम्मद आजम की हत्या कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जो है हेल्प करते हैं। इनका हेल्प किसने, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ये मोहम्मद मुअज्जम का बहुत हेल्प करते हैं। आप एक चीज़ देखिए, अब ये सवाल ये उठता है कि आखिर सिखों में गुरु गोविंद सिंह इनको हेल्प क्यों कर रहे हैं। निश्चित रूप से इनका जो मतलब गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब का जो रिलेशनशिप था वो उतना अच्छा नहीं था पहले। तो एक तरह से कह लीजिए कि ये बदला चुकाने का भी एक तरीका था कि अगर मुगल आपस में ही लड़के मर जाएं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है सिख साम्राज्य के लिए। अभी पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम मुगलों के पतन के बारे में पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि सिखों के साथ इनका संबंध बहुत खराब था औरंगजेब का। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि गुरु गोविंद सिंह इनके बड़े बेटे मोहम्मद मुअज्जम के माध्यम से ये दोनों पुत्रों को मरवा देते हैं। और मरवाने के बाद एक समय के बाद मोहम्मद मुअज्जम को भी गद्दी से हटा दिया जाता है। फिर बाद में देखेंगे कि सिख के साथ जो है सिखों के साथ मुगलों के साथ कई सारे युद्ध भी होते हैं और सिख जो है काफ़ी हद तक मुगलों को हराने में पराजित भी हो जाते हैं। वो पढ़ेंगे आगे चल के। देखिए, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि मोहम्मद मुअज्जम जो है जजाऊ के युद्ध में किसकी हत्या करते हैं, मोहम्मद आजम की हत्या करते हैं। दूसरा अपने दूसरे भाई को मोहम्मद कामबख्श, जो कि बीजापुर में शासन का काम कर रहे थे, तो बीजापुर के युद्ध में इनकी हत्या, पहले इनकी हत्या होता है, मोहम्मद आजम की हत्या होती है। उसके बाद दूसरी हत्या किसकी होती है, मोहम्मद कामबख्श की हत्या होती है। और इन दोनों की हत्या करने के बाद मोहम्मद मुअज्जम जो अकेला, क्योंकि अब इनको चैलेंज देने वाला, इनको चुनौती देने वाला कोई बचा नहीं, तो
अब ये मुगल सत्ता को खुद संभालेंगे, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता कौन संभालेगा? मोहम्मद आजम संभालेंगे। और जब मोहम्मद आजम की जब राज्याभिषेक होता है तो राज्याभिषेक के समय इनका नाम जो है वो पड़ता है बहादुर शाह प्रथम। ध्यान रखिएगा, ये बहादुर शाह प्रथम जो है ये नाम पहले नहीं है, शुरुआती में इनका नाम था मोहम्मद मुअज्जम, लेकिन जैसे ही राज्याभिषेक हो जाता है तो राज्याभिषेक होने के बाद इनका नाम क्या पड़ जाता है? बहादुर शाह प्रथम। आगे चल के देखिएगा, हम जब देखते हैं कि मुगलों के सबसे अंतिम सम्राट किसको कहते हैं, तो बहादुर शाह जफर कहते हैं, जिसको आप बहादुर शाह द्वितीय भी कह लेते हो, जो कि मुगलों के सबसे अंतिम शासक होते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड का जो चलता है ना, क्योंकि देखिए एक ही नाम जब इतिहास में दो बार जब आपको दिखता है तो इतिहासकार क्या करते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से क्या करते हैं कि वो नाम को फर्स्ट और सेकंड के रूप में दे देते हैं। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम देखे थे, चंद्रगुप्त द्वितीय देखे थे, तो ये फर्स्ट सेकंड, एक्चुअल में फर्स्ट सेकंड कुछ होता ही नहीं है। बस ये क्या होता है कि नाम को मतलब अपनी सुविधा के हिसाब से, ताकि मतलब इतिहासकार को वो नाम याद रहना चाहिए, मतलब पढ़ने में सुविधा हो, इस वजह से अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं इतिहासकार। ठीक है, तो जब राज्याभिषेक होता है तो राज्याभिषेक के समय इनका नाम क्या पड़ जाता है? बहादुर शाह प्रथम। और आगे चल के इन्हीं का दूसरा नाम क्या पड़ जाता है? शाह आलम प्रथम। फिर देखेंगे शाह आलम द्वितीय भी आते हैं, जो बक्सर के युद्ध में मुगलों की तरफ से लड़ाई करते हैं। तो शाह आलम प्रथम किनका नाम है? मोहम्मद मुअज्जम, यानी कि इनका तीन नाम हो गया। एक नाम क्या हो गया? मोहम्मद मुअज्जम, दूसरा नाम क्या हो गया? बहादुर शाह प्रथम, और तीसरा नाम क्या हो गया? शाह आलम प्रथम। तो कभी मतलब एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना, ये तीनों ही ऑप्शन आपको मिल सकता है कि औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा का नाम क्या था। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम प्रथम, ये तो इनका अन्य नाम था। अब जरा सा ये समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह था मुगलों के पतन का। देखिए, मुगल अपने आप में बहुत ही शानदार तरीके से अपना साम्राज्य को स्थापित किए थे, लेकिन कहते हैं ना कि आप कितना भी बेहतरीन तरीके से साम्राज्य को स्थापित कर लो, लेकिन एक समय के बाद कुछ न कुछ वजहों से आपका साम्राज्य का पतन निश्चित होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जब अभी जैसे वर्तमान गवर्नमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि रिलीजन को लेकर के मामला थोड़ा ज़्यादा हाइप हो गया है। हिंदुत्व को लेकर के मामला देख रहे हो आप कितना ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, कि हिंदुत्व को मतलब कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप हिंदुत्व को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव हो तो ये भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत के संविधान के लिए और अच्छा लोकतंत्र का पहचान होता है कि आप सभी धर्मों का सम्मान करो। जब भी आप किसी एक धर्म को ज़्यादा हाइप करके लेते हो, इससे क्या होता है, दूसरे धर्म वाले अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। निश्चित रूप से हमारे देश में लगभग 18-20% मुस्लिम आबादी है, तो जब भी आप किसी एक धर्म को प्रमोट करोगे तो ऐसे में क्या होगा, दूसरे धर्म वाले आपसे क्या होंगे, भयभीत होंगे। और ये भय दिखता भी है। आप औरंगजेब के समय में भी देखना कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको अपने देश को बेहतर तरीके से चलाना है तो आपको दूसरे धर्मों का प्रश्रय देना पड़ेगा, दूसरे रिलीजन को आपको प्रमोट करना पड़ेगा। जब भी आप धार्मिक कट्टरता के पीछे पड़ जाते हो तो निश्चित रूप से ऐसा होता है कि वो रिलीजन धीरे धीरे आपका कमजोर हो जाएगा और देश के सेकुलरिज्म पर ये इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब आप देखते हो कि यहाँ पर क्या होता है, औरंगजेब की शासन नीति, ये बहुत बड़ा रीज़न था मुगलों के पतन का। औरंगजेब की शासन नीति में ही प्रॉब्लम था कि इनका शासन करने का जो तरीका था, आप देख रहे हो शासन करने के तरीका में इनकी धार्मिक रूढ़िवादिता दृष्टिकोण, मतलब क्या होता है, धार्मिक रूप से काफ़ी रूढ़िवादी हो चुके हैं। रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है, काफ़ी पुराना ख्यालात, मतलब एकदम कट्टर टाइप से, कि मतलब अपने धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव होना और दूसरे धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा क्या होना, मतलब हिंदुत्व को, मतलब हिंदू लोगों को या फिर जो नन मुस्लिम थे उनको लेकर के इनका नज़रिया थोड़ा अलग था। आप देखेंगे कि आगे चल के जजिया वगैरह भी टैक्स लगा देते हैं इन पे, जो कि निश्चित रूप से वो नन मुस्लिम के ऊपर लगाया गया करता। तो आप देखेंगे कि देखिए एक समय था ऐसा, मतलब कि जो मुगलों में कई सारे जो शासक रहे थे, एक समय ऐसा था कि उनके शासन में जाट, मराठा, सिख सभी लोग सेना में शामिल थे। लेकिन जैसे जैसे दूसरे धर्मों के प्रति इनका नज़रिया बदला, तो नज़रिया बदलने की वजह से क्या हुआ, सारे धर्म के लोगों से कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि ये दुश्मनी मोल ले लिए, और ये दुश्मनी काफ़ी महंगा पड़ेगा। हालांकि औरंगजेब अपने समय में कहा जाता है कि राजपूतों की सबसे बड़ी सेना अगर मुगलों में किसी सम्राट के पास था तो वो औरंगजेब के पास था। तो आखिर देखिए हुआ क्या कि शुरुआत में तो औरंगजेब भी अच्छा खासा सब चीज़ ठीक ठाक मामला चल रहा था, लेकिन एक समय के बाद जैसे ही ये जो धार्मिक ठेकेदार आप कह सकते हो मुस्लिमों में, जो जैसे जो धार्मिक गुरु जो कह सकते हैं, जब ये औरंगजेब धार्मिक गुरु के चक्कर में पड़ गए ना, तो फिर उनके बाद धर्म का असर इन पर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये धार्मिक रूढ़िवादिता जो है इनके ऊपर शुरुआत से नहीं था, धीरे धीरे बाद में जाकर के आया।
और ये धार्मिक रूढ़िवादिता मुगलों के पतन का बहुत बड़ा रीज़न बनता है। आप देखेंगे कि ये धार्मिक रूढ़िवादी हो गया, मतलब रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है, पुराने ख्यालात का जड़ हो जाना, आपका सोच समय के हिसाब से बदलना ही नहीं। जैसे रूढ़िवादी का एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों को कपड़े भारतीय ट्रेडिशन में पहनना चाहिए, छोटे कपड़े पहनना नहीं चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, वो नहीं पहनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कपड़ों को पहनने को लेकर के इनकी, यानी कि आप ये कह सकते हो कि लोगों को पहनावे को लेकर के आपका जो सोच है वो जड़ हो चुका है। और अगर आप सोच बदलते नहीं हो समय के हिसाब से तो कहीं ना कहीं आप ये रूढ़िवादी हो चुके हो। जैसे लड़कियों को घर में कितने बजे एंट्री करना चाहिए, लड़कों को कब तक रात में बाहर रहना चाहिए, ये सोच अगर अभी भी वैसा है तो आप कह सकते हो रूढ़िवादी दृष्टिकोण है। अभी वैसे रूढ़िवादी का एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि लड़कियों को शादी का जो एज है, गवर्नमेंट कहती है कि 18 मिनिमम होनी चाहिए शादी के लेकर के, जबकि रियलिटी ये है कि कोई भी लड़की हो वो मिनिमम मतलब 18 में कहाँ उतना मैच्योर हो पाती है। मतलब ये ठीक है कि एक मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए कि कम से कम इतना तो एज होना चाहिए शादी के लिए, लेकिन लोग समझते नहीं है। फिर भी सरकार अगर 18 मिनिमम अगर रिक्वायरमेंट रखती है तो ये मिनिमम है, ध्यान रखिएगा ये मिनिमम है। अभी भी सरकार हो सकता है आने वाले समय में 2 साल 4 साल 5 साल के बाद या 10 साल के बाद भी ऐसा हो सकता है कि लड़कियों के जो मैरिज का जो मिनिमम एज है हो सकता है कि वो 21 मिल जाए और लड़कों का 25 किया जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए क्या होता है ना, ये समाज का जो नियम है वो समय के हिसाब से बदलता है। अभी जो रूल रेगुलेशन आप देख रहे हो वो टाइम के हिसाब से वैसा थोड़ी रहने वाला है। तो कहते हैं ना, ये रूढ़िवादी दृष्टिकोण अगर आप रहते हो तो कहीं ना कहीं ये जो पतन हो जाए, डिक्लाइन का बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है। और औरंगजेब का भी पतन का बहुत बड़ा रीज़न था, वो धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी। देखो धार्मिक होना बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। देखो कहते हैं ना कि एक धार्मिक होना और दूसरा होता है कि अब आप कम्युनल होना। कम्युनल होने में क्या होता है कि आप देखो अपने धर्म में रहकर अपने धर्म की तारीफ करो, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने धर्म में रह करके अगर आप दूसरे धर्म की बुराई करते हो तो ये कम्युनल हरासमेंट है और ये चीज़ मतलब गलत है, सीधी सी बात है। ये चीज़ें वैसे कंट्री में जहाँ पर कि कई सारे मल्टी रिलीजियस लोग रहते हैं, मल्टी लिंग्विस्टिक लोग रहते हैं, मल्टी आप कल्चरल लोग रहते हैं, और अगर वहाँ पर किसी एक धर्म को, एक कल्चर को अगर आप ज़्यादा प्रमोट करते हो तो निश्चित रूप से आपका जो डिक्लाइन होना वो कन्फर्म है। आप देख रहे हो ना, वर्तमान गवर्नमेंट में भी ये चीज़ देखने को मिलता है। हिंदुत्व को लेकर के इतना ज़्यादा एक्टिव है कि जो नन मुस्लिम, जो नन हिंदू हैं तो वो थोड़ा असुरक्षित महसूस करते हैं, जो कि हमारे संविधान में जो सेकुलरिज्म की जो बात करता है उसके अगेंस्ट है। तो धीरे धीरे उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें समय के साथ ठीक भी हो जाएगा। तो देखिए इतिहास पढ़ने का सबसे बड़ा पता फ़ायदा क्या होता है कि जो चीज़ हम पहले गलती कर चुके हैं वो गलती हम दोबारा ना दोहराएं, इसलिए इतिहास लोग पढ़ते हैं। तो जो गलती औरंगजेब कर चुका है और अगर वही गलती अगर वर्तमान गवर्नमेंट में कोई भी अगर करता है तो फिर वो चीज़ें आप देखेंगे कि बहुत जल्दी उस सरकार का पतन होना तय है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी का हो। कम हो बेस हर एक पार्टी में किसी न किसी रिलीजन को लेकर के उनका जो है एक मोनोपोली बना हुआ है। ये किसी एक पार्टी को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भारत की लगभग तमाम पार्टी किसी न किसी रिलीजन को संतुष्ट करने के चक्कर में रहता है ताकि इसे वोट बैंक की राजनीति हो सके। औरंगजेब भी ऐसा किया। औरंगजेब भी जो धार्मिक रूप से जो परंपरावादी रूप से जो रूढ़िवादी लोग जो धार्मिक रूप से थे उनको संतुष्ट करने के चक्कर में अपना पूरा साम्राज्य जो है वो गंवा दिए, ये देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ वो क्या किया, हम आपको बता रहे थे ना कि धार्मिक रूप से अगर ये रूढ़िवादी हो जाएंगे तो इसके वजह से क्या होगा, इनका संबंध सभी दूसरे रिलीजन से क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जाटों के साथ, मराठों के साथ, सिखों के साथ और राजपूतों के साथ खराब संबंध हो जाएगा। और ये खराब संबंध उनको आगे चल के बहुत महंगा पड़ने वाला है। देखिएगा एक समय के बाद जैसे जैसे मुगल कमजोर पड़ते जाएंगे, फर्रुखसियर का मामला अभी आपको जब फर्रुखसियर पढ़ाएंगे आपको वहाँ बताएंगे कि जैसे जैसे ये लोग कमज़ोर होंगे ये अटैक करेंगे किस पे, मुगलों पर अटैक करेंगे। और मुगलों पर अटैक करके मुगल सेना को क्या करेंगे, पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। ये एक रीज़न हो गया कि औरंगजेब के शासन नीति में खराबी था कि धर्म को लेकर के उनका थोड़ा नज़रिया जो है ना थोड़ा सा मतलब निगेटिव था, ठीक है। जबकि इससे पहले इनके जहांगीर हो, अकबर हो, बाबर हो, उनका मतलब उनका अप्रोच धर्म को लेकर के ऐसा निगेटिव नहीं था। इस वजह से उनका शासन जो है काफ़ी स्टेबल रूप से चला। बैठना बैठ जाइए, पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि औरंगजेब की दक्षिण नीति। अब ये दक्षिण नीति क्या था, देखिए औरंगजेब की ख्वाहिश थी कि हम पूरे भारत पर कैप्चर करें, पूरा इंडिया पे उनका जो है कैप्चर करने का प्लान था। जैसे ये एग्जांपल के तौर पर अगर दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पे मुगल रहते थे। अब ये दक्षिण भारत निश्चित रूप से मुगल के क्षेत्र से क्या था, काफ़ी दूर था, और इतना दूर जा करके सेना वहाँ पर जा करके वहाँ पर अटैक करके उस एरिया को कैप्चर करना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खर्चीला था।
अब देखेंगे ये क्या करेंगे, ये बीजापुर का एरिया, इस जगह बीजापुर है, बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों के साथ उनका संबंध खराब हुआ क्योंकि ये यहाँ से हमला करेंगे, और हमला करने की वजह से क्या होगा, एक तो बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों के साथ संबंध खराब होगा, और यहीं पर छिप के बैठे हुए मराठे, इस जगह पे मराठे तो इंतजार कर रहे थे कि आप कोई गलती करो, वो गलती किया, औरंगजेब ने गलती किया कि वो दक्षिण अभियान के चक्कर में बीजापुर और गोलकुंडा पे अटैक करता है, और अटैक के चक्कर में क्या होता है, बहुत सारे सिपाही जो सेना होता है वो मर जाते हैं, मारे जाते हैं, खून खराबा कत्लेआम जबरदस्त तरीके से होता है। और ऐसा नहीं है कि इस वजह से सिर्फ औरंगजेब का नुकसान हुआ होगा, दक्षिण के शासकों का भी अच्छा खासा नुकसान हुआ था, और औरंगजेब का तो नुकसान, ये भयानक नुकसान हुआ। आपको आगे बताएंगे कि आर्थिक रूप से जो मुगल होते हैं बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गए, और ये डिक्लाइनेशन दिखता है उनके टैक्स सिस्टम पे। इनका देखिए अब ये इतनी सारी लड़ाई करेंगे तो लड़ाई करने की वजह से क्या होगा, खर्चे बढ़ेंगे, और खर्चे बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं से वो खर्चा को पूरा करने का कोशिश करेंगे। तो कैसे पूरा होगा, निश्चित रूप से अगर आप चाहते हो कि अपने खजाने में पूरा पैसा आए, इतना पैसा हो कि हम सेना के ऊपर पूरा खर्च कर सकते हैं, तो खर्चा आपको पूरा करने के लिए टैक्स क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो वो टैक्स कौन देता था पहले, उस जमाने में तो टैक्स किसान ही देंगे, बढ़ा ही देंगे, जो कुर्मकार होते हैं वो देते हैं। तो टैक्स का रेट आप जैसे जैसे बढ़ाओगे तो किसान क्या होंगे, दुखी होंगे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप टैक्स को बढ़ाने के चक्कर में, अपने सैनिक पावर को मिलिट्री पावर को बढ़ाने के चक्कर में किसानों को भी दुश्मन हो गए, और एक समय के बाद वही आम लोग जो किसान हैं, बढ़ई हैं, चर्मकार हैं, वो आपके खिलाफ भी विद्रोह करेगा। देखिए हो सकता है कि मुगलों के खिलाफ विद्रोह करने की ताकत ना रखते हो, लेकिन जो भी दूसरे जो मुगलों के जो दुश्मन होंगे उनका वो सपोर्ट जरूर करेगा। देखेंगे जब अहमद शाह अब्दाली, जब नादिर शाह जब हमला करते हैं मुगलों पे, तो ये जो आम लोग हैं वो उनके साथ नहीं आते हैं, और ये दिखता है कि जब कहते हैं कि दुख का समय आता है तो दिखा जाता है अपने लोगों का साथ। इन्होंने तो अपना किसी लोग को बनाया ही नहीं, कि सभी लोगों से दुश्मनी मोल ले लिए। बीजापुर के साथ आप देखेंगे जहांगीर और अकबर के समय से ही बीजापुर के साथ अच्छा संबंध था, लेकिन ये उनके साथ भी संबंध खराब किया, और उनके साथ जैसे संबंध खराब किया कि मराठे तैयार बैठे थे, मराठे तुरंत चले गए उनके पास, और मराठे जाते हैं और इनके साथ अच्छा संबंध बना लेते हैं, और ये संबंध की वजह से क्या होता है, मुगल धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। अब देखेंगे ये अब कहते हैं ना कि बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों के साथ खराब संबंध के कारण क्या हुआ, मराठों के साम्राज्य विस्तार को मौका मिला। तो सीधा बात है, आप तो कर नहीं पाए, मतलब मुगल तो कर नहीं पाएंगे, तो ये मौका किसको मिलेगा, मराठा को मौका मिलेगा, और मराठा अपना साम्राज्य का बेहतरीन तरीके से विस्तार करता है। अब देखेंगे ये जो मराठे, निजाम और मैसूर, ये भी आपस में लड़ेंगे, लेकिन मराठे हमेशा सरप्लस में रहते, क्योंकि मराठों की जो गुरिल्ला पद्धति जो शिवाजी के द्वारा जो लाया गया था वो बहुत ही शानदार थी। लड़ने की जो कौशल कला था उनके अंदर बहुत ही, मतलब कह सकते हो कि अभी के हिसाब से भी बहुत ही शानदार तरीके से था। मतलब गुरिल्ला पद्धति क्या था, छिप के लड़ना, पहाड़ों के पीछे, बिहड़ के पीछे छुप के मारना, और ये कला सभी को नहीं आ सकता था। तो शिवाजी इस मामले में काफ़ी बेहतरीन थे। तो ये क्या था हमारा, औरंगजेब की दक्षिण नीति में भी क्या देख रहे हैं कि मुगल जो है यहाँ भी क्या रहते हैं, फेल। शासन नीति में भी क्या रहे, फेल, यहाँ भी फेल, मतलब 0/10। अब देखो इनका आर्थिक दुर्बलता, निश्चित रूप से इधर आप फेल रहोगे तो आर्थिक रूप से आप क्या हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि औरंगजेब की जो साम्राज्यवादी नीति था, मतलब अपने साम्राज्य विस्तार का जो सपना था कि पूरा भारत हमारे कैप्चर में हो, ये सपना इनको बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि देख रहे हैं ना दक्षिण के ऊपर बहुत सारा खर्चा किया, और इसके वजह से क्या होगा, इनका सरकारी खजाना धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और सरकारी खजाना अगर खाली होगा तो इसको भरने के लिए वो क्या करेंगे, ये करेंगे क्या, टैक्स बढ़ाएंगे। ये क्या करेंगे, टैक्स का रेट बढ़ाएंगे, और जब कर का दर बढ़ता है तो किसान इससे बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और फिर वही विद्रोह करेंगे। फिर अभी जस्ट हम बताए थे कि दक्षिण अभियान पे क्या करेंगे, अपार धन का व्यय करेंगे, खर्चा दुनिया भर का करेगा, इनकम का ठिकाना नहीं, खर्चा दुनिया भर का करेगा। तो ऐसे में क्या होगा, मुगलों का पतन। देखिए मुगलों के पतन के कोई एक रीज़न हो ही नहीं सकता है, आपको ये सारा पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कोई कहेगा कि नहीं औरंगजेब का सिर्फ धार्मिक रूप से कट्टर था और ये बहुत सारे हिंदुओं को मुस्लिम बनवाया जबरदस्ती तलवार के नोक पर, इसीलिए औरंगजेब का पतन हुआ, ये एक रीज़न हो सकता है, पर ये टोटल रीज़न नहीं है। देखिए कुछ लोग कहते हैं ना कि औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा जो है हिंदुओं को मुस्लिम बनाया गया, ये बात ठीक भी है, लेकिन क्या आपको कभी इसके मतलब इस बात का अगर आप जब गहराई से सोचेंगे ना कि क्या रियलिटी में ऐसा था कि मतलब कि औरंगजेब तलवार के दम पे सबको हिंदू से मुस्लिम बनाए थे, पर ऐसा सच नहीं है। देखिए कहते हैं ना कि रिलीजन जो कन्वर्ट होता है वो हर बार किसी से जोर ज़बरदस्ती से आप नहीं करवा सकते हो। वजह ये, जब देखिए होता क्या है कि हिंदू धर्म की प्रॉब्लम आपको भी पता है कि यहाँ पर जो जाति वर्ण का जो सिस्टम है, जैसे सबसे ऊपर ब्राह्मण है, उसके नीचे क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। इस सिस्टम में जो ऊपर क्लास के लोग हैं उनको तो बहुत फ़ायदा होता है, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय को तो मज़े है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो दलित होता है ना, कभी उनसे पूछना आप कि क्या आप हिंदू धर्म में बहुत खुश हो, वो कहेंगे यार क्या फ़ायदा है ऐसे धर्मों का जहाँ पर हमको कोई बराबरी का दर्जा ही नहीं मिलता हो। मतलब एक समझ लो कि पैर की जूती समझा जाता हो।
तो ऐसे में निश्चित रूप से इस धर्म के प्रति जो है मोहभंग हुआ उनका। अच्छा, दूसरा एक धर्म तैयार बैठा था, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म। और इस्लाम धर्म में आप देखेंगे कि वो जाति का कोई सिस्टम नहीं है। देखिए हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था ऐसे चलता है, अप एंड डाउन, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। जबकि इस्लाम में ये सिस्टम चलता है, हॉरिजॉन्टल सिस्टम। मतलब क्या, आप अगर सैयद हो, कोई पठान है और कोई अगर अंसारी है, तो सब क्या है, इक्वल है। तो जहाँ पर देखिए एक ऐसा धर्म जहाँ पर कि सभी के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाता हो, तो कोई भी चाहेगा ना कि हम अपना धर्म परिवर्तन कर ले। तो देखो ओवरऑल हम ये कहना चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग जो उस समय धर्म जो परिवर्तन किए थे वो अपनी मर्जी से किए थे, ना कि हम ये नहीं कह सकते कि औरंगजेब तलवार की नोक पर करवाया था। सभी का नहीं संभव है। देखिए तलवार की नोक पर आप ज़्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हो। कुछ चीज़ें देखिए होता क्या ना कि जो चीज़ आप इमोशनली ज़्यादा करवा सकते हो वो चीज़ आप तलवार के दम पे नहीं करवा सकते हो। आप आगे चल के पढ़ना कि जब हम लेजली की सहायक संधि पढ़ेंगे तो जो एक समय औरंगजेब, जब अंग्रेज भी थक जाते हैं मतलब लड़ाई करके, युद्ध करके साम्राज्य विस्तार करने का, तब उनको भी समझ में आता है ऐसा करते हैं कि सहायक संधि करके बढ़ाते हैं, इसमें झगड़े का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए जो चीज़ आप बिना वेपन का, बिना हथियार का कर पाओगे उसके लिए वेपन का क्या ज़रूरत है। तो औरंगजेब को ये बात पता था कि हिंदू धर्म में क्या खामी है, और इसी खामी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने क्या किया था, धर्म परिवर्तन बहुत सारे लोगों को करवाया था। तो ये अपने आप में आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक तरफा बात हो जाता है अगर कोई कहता है कि हाँ औरंगजेब ज़बरदस्ती कर रहा है। औरंगजेब को ऐसा शौक नहीं था। हाँ ये बात ठीक है कि वो धार्मिक रूप से कट्टर था, लेकिन उसको हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का बहुत ज़्यादा पैशन नहीं था उसको। ठीक है, वो उनको लगा कि जो मेरी बात नहीं मानेगा, जो मेरा जजिया कर नहीं देगा, तो हम उसको ऊपर दंड लगाएंगे, उसको उसका धर्म परिवर्तन करा देंगे, ऐसे किया था। लेकिन मैक्सिमम लोगों का नहीं, कुछ लोगों का हम कह सकते हैं। ठीक है, एक रीज़न और क्या देखते हैं, ये इतना सारा तो हम देख ही रहे हैं, कर्मकांड तो करके बैठे ही हैं, साथ ही साथ देखते हैं इनके जो उत्तराधिकारी थे सारे नालायक नक्कारे थे। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इनके पहले देखिए, पहले क्या होता था कि पहले जितने भी ब्यूरोक्रेसी में लोग आते थे वो सब अपनी क्वालिटी के दम पर आए थे, वो योग्य थे तो वो ब्यूरोक्रेसी में आते थे। एग्जाम पास, मतलब एग्जाम तो कोई होता नहीं था, पर ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई उनके लिए एग्जाम टाइप का तो होता ही होगा कि थोड़ा सा तलवारबाजी करके दिखा दिए, थोड़ा सा रनिंग करके दिखा दिए। तो पहले क्वालिटी के हिसाब से सैनिक में रखा जाता था। लेकिन अब तो इनके अपने ही लोग उत्तराधिकारी बनेंगे, मतलब बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, मतलब वंश सिस्टम चलेगा, वंश परंपरा चलेगा। और ऐसे में क्या होगा, तो ये निश्चित रूप से उनके अंदर वो क्वालिटी देखेगा भी नहीं। और इस क्वालिटी का नुकसान ये दक्षिण का जो नीति, जो दक्षिण का अभियान जो चला था वहाँ दिखता भी है। मज़े की बात आपको बताते हैं, ये इनके उत्तराधिकारी के बारे में बताते हैं, को शायद अजीब लगेगा सोच के। सबसे पहले तो ये अधिकारी कैसे थे, स्वार्थी थे, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। इनके मुगल साम्राज्य के जो, मतलब जो कहते हैं कि मुगल साम्राज्य का एक जो गौरव की जो बात कहता था, इस चीज़ से उनको ढेले भर का फर्क नहीं था, उनको सिर्फ अपने आप से मतलब होता था। दूसरा, ये अधिकारी कैसे थे, निश्चित रूप से जब स्वार्थी होंगे तो वो क्या होंगे, भ्रष्ट होंगे। करप्शन का मतलब क्या, मतलब अड्डा बन चुका था। और दूसरा, इनका योग्यता का आधार पर तो था ही नहीं सिलेक्शन, इनका कैसे हुआ था, वंश के आधार पर। क्योंकि आप तुक्के से बाय चांस आप मुगल परिवार में पैदा हो गए, इसी वजह से आप क्या बन गए, अधिकारी। और इसका नुकसान आपको देखने को मिलेगा कि जब मुगल लोग दक्षिण के अभियान पर जब जाते थे तो अपने साथ अपनी वाइफ को भी लेके जाएंगे, वाइफ के साथ साथ बच्चे भी जाएंगे, मतलब खेलने कूदने का सामान, वहाँ पे नाचने गाने का पूरा प्रबंध करके चलते थे युद्ध लड़ने के लिए। मतलब ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे मतलब कोई मुजरा वगैरह होता है ना, उस तरह का माहौल बना के रखे थे। मतलब फील ही नहीं होता था किसी अधिकारी को कि हम लोग लड़ाई करने जा रहे हैं, युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। उतना सिंसियर ही नहीं थे वो। अब देखो इतना नॉन सिंसियर लोग जब जाएंगे और वो भी दक्षिण भारत, इतना दूर पहुँचेगा, तो वहाँ पर जब मराठे ताक में लगे बैठे हैं तो आपका सिपाही तो वैसे भी निपटा देगा, वो आधे से ज़्यादा सिपाही तो वो खुद निपटा दिया मराठे गोरिल्ला युद्ध से कर करके। तो ये देखिए उत्तराधिकारी होना, कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स किसी भी गवर्नमेंट का बहुत बड़ी ताकत होती है। मुगल भी डिक्लाइन होंगे तो इनका ब्यूरोक्रेट्स ही चौपट टाइप का था। तो जब ब्यूरोक्रेट्स इतना जब भ्रष्ट टाइप का होगा, चौपट टाइप का होगा, तो ऐसे में क्या होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। हम ये कह सकते हैं कि इनका जो सैन्य व्यवस्था था वो अनुशासनहीन था। मतलब सेना में कोई अनुशासन था ही नहीं। जो डिसिप्लिन होना चाहिए सेना में वो बिल्कुल नहीं था। डिसिप्लिन मतलब बिल्कुल भी गड़बड़ था। सेना को भेजा जाता था उधर युद्ध अभियान करने के लिए, पता चला युद्ध तो छोड़ो, वो अपना गप मारने में लग गए, कुछ और ही करने के लिए चले गए। तो कोई डिसिप्लिन ही नहीं था। तो इसलिए कहते हैं कि मिलिट्री में डिसिप्लिन का होना बहुत नेसेसरी होता है। तो सैन्य प्रशासन इनका बिल्कुल चौपट टाइप का था। और इन्हीं के टाइम में कई सारी विदेशी आक्रमणकारी भी होते हैं, जैसे कि नादिर शाह के बारे में कहते हैं, अहमद शाह अब्दाली के बारे में जो अफगानी शासक थे, उन्होंने जब भी हमला किया किसी ने साथ नहीं दिया, चाहे वो जाट हो, मराठा हो, सिख हो, राजपूत हो, यहाँ तक कि मुगलों के जो अपने लोग थे वो भी साथ नहीं देते हैं। आप रीजन समझ रहे होंगे कि टैक्स बढ़ाए थे वही सैन्य खर्चा बढ़ाने के लिए। अरे भाई क्या फ़ायदा इतना सरकारी खजाना बढ़ाने से जब आपके लोग ही चौपट टाइप के ऊपर।
मतलब जिसके ऊपर आप खर्चा करना चाह रहे हो जब वही योग्य नहीं है तो फिर समझ रहे हो ना कि ये क्या है, धन का अपव्यय है, नुकसान है, बर्बादी है। और ये बहुत सारी रीज़न की वजह से हम कह सकते हैं कि ये औरंगजेब जो है बर्बाद हुआ, मुग़ल शासन बर्बाद हुआ। और ये रीज़न रहेगा कि धीरे धीरे जब मुग़लों का पतन होता है तो भारत की तमाम क्षेत्रीय शक्तियाँ काफ़ी मजबूत होगी। आप देखेंगे एक समय के बाद बंगाल अपने आप को अलग कर लेगा, आज़ाद कर लेगा। मुर्शिद कुली खां 1717 के आसपास आप देखिएगा कि वो अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र कर लेता है। अवध भी अपने आप को अलग कर लेगा। हैदराबाद, निज़ाम, मराठे, सभी जितनी भी क्षेत्रीय ताकत थी वो अपने आप को क्या करता है, मुगलों से बिल्कुल अपने आप को आज़ाद कर दिया। आज़ाद करने का मतलब क्या हुआ कि अब ये लोग मुगलों को कोई टैक्स नहीं देंगे। मुगल में कोई ना कोई उत्तराधिकारी तो रहेगा, कोई सेना, मतलब कि मुगल सम्राट कोई ना कोई तो होगा ही होगा, लेकिन उनका वैसा ताकत नहीं होगा। मतलब आप ये सोच के देखो कि मुगलों की हालत इतनी ख़राब हो गई कि जब भी मुगलों की सेना कभी चलता था ना तो उनकी सेना को ही लूट लिया जाता था। जबकि एक समय कि मुगलों की सेना का रेपुटेशन था, अब वो रेपुटेशन दिखने को ही नहीं मिलेगा। मुगल सेना आ रहा, कोई बड़ी बात नहीं है, चल भाई आजा इधर, और कोई भी आकर के 2 थप्पड़ लगा के उससे सारा सामान लेके छीन लेता था। मतलब सोचो कि उनका रेपुटेशन ऐसा हो चुका था। जिस मुगल सेनाओं से लोग भय खाते थे, अब मुगल सेना का कोई महत्व नहीं बचा। औरंगजेब की ताकत का आपको मतलब ही नहीं है। मुगल मतलब पूरी तरह से मुगल साम्राज्य बर्बाद हो चुका है। देखेंगे बहादुर शाह जफर वगैरह, शाह आलम द्वितीय, वो वही शाह आलम द्वितीय जो देखेगा कि वो डर के मारे जो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास भाग के शरण ले लेते हैं, जिस समय कि मीर कासिम भी वहीं आकर पहुंचता है। और औरंगजेब तीनों को बारी बारी करके पीटते हैं और बक्सर के युद्ध में तीनों को सामूहिक रूप से हराते हुए हैं। और वहीं से बक्सर के युद्ध के बाद मतलब कि अंग्रेज पूरी तरह से बंगाल पर कैप्चर कर लेते हैं। ये जो अभी जो टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये टॉपिक पूरा का पूरा आपको मॉडर्न हिस्ट्री में काम आएगा। हमको बार बार आपका रेफरेंस लेते रहेंगे कि याद कीजिए आपको हम तब पढ़ाए थे मुगलों के पतन के बारे में कि औरंगजेब की नीति की वजह से क्या क्या हुआ। ठीक है, तो अब जो पढ़ेंगे इसके बाद का जो टॉपिक होगा कि कौन कौन से मुगलों के जो शासक थे, इसके बाद का वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो अलग अलग जो भारत का जो क्षेत्रीय शक्तियाँ बड़ी, जैसे बंगाल, अवध, नवाब और फिर यूरोपीय कंपनी जो आते हैं उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगला इसका जो टॉपिक है नेक्स्ट जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।